हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हो और फंक्शनल हो। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टिस, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है, ओवरी। तो दो चीजें हो गई। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ बच्चों, तो आप बताओगे टेस्टिस। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनका हेल्दी होना जरूरी है और फंक्शनल होना जरूरी है। इससे मतलब क्या है भाई, देखो फंक्शन क्या है। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म बनाना, जो कि मेल गैमीट है। ओवरी का फंक्शन है ओवम बनाना, जो कि फीमेल गैमीट है। दीज स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म क्या, जाइगोट। और यही वो जाइगोट होता है जो न्यूबॉर्न बेबी को डेवलप करता है, जो होने वाले बेबी को डेवलप करता है। उसे हम क्या बोलेंगे, जब तक वो मदर की बॉडी में रहेगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, और जैसी फीमेल की बॉडी से बाहर आएगा उसको हम बोलेंगे बेबी। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं, इन्फेंट। न्यूबॉर्न बेबी को टेक्निकली क्या बोलेंगे, इन्फेंट। चलो थोड़ा सा पीछे आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ देखी जाएगी, उनकी फंक्शनिंग को देखा जाएगा कि वो फंक्शनल है या नहीं है। मतलब टेस्टिस स्पर्म बना रहा है या नहीं, ओवरी ओवम बना रही है या नहीं, ये चीजें हमें यहां पर ध्यान देनी होती हैं। अब अगर ऐसा हो कि मेल हेल्दी है, उसके अंदर जो टेस्टिस है वो भी हेल्दी है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, देखने में भी ठीक है, कोई पेन भी नहीं है, मतलब कोई एबनॉर्मलिटी हमें महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हुआ क्या, उसका जो फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन वो नहीं हो पा रहा है। तो वो फंक्शनली हेल्दी नहीं है। स्ट्रक्चरली तो हेल्दी है, ठीक है, लेकिन वो फंक्शनली हेल्दी नहीं है। ऐसे ही ओवरी के केस में भी हो सकता है। भाई ओवरी देखने में सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल को भी कोई पेन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन ओवरी के अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर टेस्टिस स्पर्म ना बनाए, ओवरी ओवम ना बनाए, तो इसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी। इसी के लिए आपने सुना होगा इनफर्टिलिटी क्लिनिक, इंदिरा आईवीएफ सुना है, बहुत फेमस नाम है। ये क्या है, एक तरह के इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, जहां पर इस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करा जाता है और उन लोगों को, उस कपल को इस योग्य बनाया जाता है कि उनके बेबी हो सके, ठीक है, वो माता पिता बन सके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। हम यहां पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कंट्रोल द एक्सप्लॉयट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें वो देखेंगे यहां पर हम। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हम यहां पर आपको बताएंगे अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, उनके बेबी नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस द बेबी, तो उस केस में हम क्या करें। तो उस केस में कुछ टेक्निक होती हैं, उन्हें बोलते हैं आर्ट, ART, आर्ट। मैं लिख देता हूं यहां पे, उसको बोलते हैं ART, आर्ट। आर्ट बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल के भी बेबी हो सकता है। ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी होने से कैसे रोका जा सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनफर्टिलिटी मेल में कैसे कॉज होती है और फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे कॉज होगी। और इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकती हैं इवन इन इनफर्टाइल कपल। जो इनफर्टाइल कपल हैं उनमें हम कैसे कराएंगे। इसके अलावा कुछ डिसीजेस हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस। क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस, STDs कहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखें। कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म आया है कॉन्ट्रासेप्शन से। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है बच्चों, प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकना।
अगर प्रेगनेंसी लगातार कंसीव होती रहेंगी तो पॉपुलेशन ग्रो होती रहेगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जा सके, तो उसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लेकिन ध्यान रहे, आप प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक रहे हैं, आप प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक रहे हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेंटेन रहे और प्रेगनेंसी भी कंसीव ना हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और उन मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्वेश्चन आया, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? तो आप बताओगे टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं द डिवाइसेस और टेक्निक, हम ये भी लिख सकते हैं द डिवाइसेस और टेक्निक्स which are used to prevent contraception or pregnancy is called contraceptives। लेकिन ध्यान रहे, मैंने भी क्या बोला, without interfering in the reproductive health affected ना हो, ये ध्यान रखना है, तो वो हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव। अब क्वेश्चन आता है, यहीं पर एक चीज पूछी जाती है, ये नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत अच्छी क्वालिटी की है, या हम टेक्निकली बोलें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो इसका मतलब क्या है? कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बहुत अच्छी है, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत अच्छे से करा रही है, तो वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं? तो मैं यहाँ पे 4 फैक्टर बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, या हो सकता है 4 में से कोई 3 दे दे और लास्ट वाला ऑप्शन दे दे ऑल। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं ये यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसी होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, मतलब मेल और फीमेल उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कॉन्डम्स, जो कॉन्डम्स होते हैं वो इजी टू यूज होते हैं, मतलब यूजर फ्रेंडली होते हैं, तो उसके थ्रू कॉन्डम्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मेल का जो सीमन होता है फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा, और जब तक सीमन फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो ये एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गई कॉन्डम, और उसकी खास बात क्या है? दैट इज इजी टू यूज। ठीक है, यूजर फ्रेंडली, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट, ऐसी कोई डिवाइस हम इस्तेमाल ना करें जिसका साइड इफेक्ट हो। लेकिन आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा जिसमें साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में काउंट हो रही है। तो भाई आप बात समझो, या तो साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो, और हो तो लीस्ट साइड इफेक्ट हो, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो उसका इस्तेमाल ही क्या? बात तो वही आ गई कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन कर लिया, मतलब प्रेगनेंसी को तो रोक लिया, लेकिन बेटा आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अफेक्टेड कर दी ना, तो गलत हो जाएगा। तो हमें वो डिवाइस इस्तेमाल करनी है जिसके साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनका साइड इफेक्ट लीस्ट होता है, बहुत हल्का सा, या तो ना हो या हो तो बहुत कम हो। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑप्शन आए, अगर नीट में क्वेश्चन आया उसमें दे रखा है पहला एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट और दूसरा दे रखा है लीस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है, और उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो ये दे रखो। अब मान लो क्वेश्चन आया उसमें ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, वही वाला दे रखा है लीस्ट वाला, तो आपको लीस्ट लेना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, लीस्ट साइड इफेक्ट वाला ऑप्शन आपका मजबूरी का आंसर है, ठीक है, आप मेनली उसको प्रेफर नहीं करेंगे। मेनली क्या है? एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है, क्या कहती है कि प्रेगनेंसी से रोक लो लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्टेड ना हो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रिवर्सिबल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। इससे क्या मतलब है? रिवर्सिबल से क्या मतलब है? अब इसको समझो। रिवर्सिबल का मतलब है आज आपने कोई मेथड इस्तेमाल करा जिससे फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट हो सके जब वो चाहे। जैसे मान लो एक कपल है जो न्यूली मैरिड कपल है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, और वो चाहते हैं अभी हम अपना बेबी प्लान ना करें, हम अभी अपना बेबी प्लान ना करें, हम चाहते 2 या 3 साल बाद हम बेबी को प्लान करें। तो वो उसके लिए क्या करें? वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ओरल पिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉपर टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सारे मेथड्स अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आफ्टर 2 और 3 ईयर्स वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेंगे। बात समझ आ रहे हो? एक न्यूली मैरिड कपल है, दे डिसाइडेड कि 2 और 3 ईयर्स तक हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते, हम अभी इसको कंटिन्यू, हम प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे, तो उस केस में वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर ले। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 और 3 डेज दे वांट दैट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो अगर मान लो ऐसा कोई आपने मेथड इस्तेमाल कर लिया जिसमें, ऐसा कोई मेथड आपने इस्तेमाल कर लिया जिसमें क्या हुआ, जिसमें वो उनकी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए। अगर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो गया तो मतलब ना तो 2 साल बाद प्रेगनेंसी, 2 साल तक हम ना तो 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है और ना ही आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर प्रेगनेंसी इवन, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ ये जो डिवाइसेस हैं तभी आइडियल कहलाएंगी जब वो रिवर्सिबल हो। आज इस्तेमाल करो, जब तक आप इस्तेमाल करो उसमें प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल छोड़ें और हम चाहें प्रेग्नेंट होना तो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जिस काम के लिए डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो एटलीस्ट वो काम तो होना चाहिए ना। हमारा काम क्या है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम हो, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो कंप्लीटली इफेक्टिव होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हो गए। पहला, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब इजी टू यूज हो, जो भी यूजर है वो आसानी से उसका इस्तेमाल कर सके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो गया कि उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो। थर्ड हो गया वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, जब तक चाहो प्रेगनेंसी ना करना तब तक ना हो, और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहो तो हो भी जाए। और लास्ट होता है कि वो प्रेगनेंसी से कंप्लीटली प्रिवेंट कर सके, इतनी बढ़िया क्वालिटी की हो, तभी उसको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे। वरना तुम कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा नसबंदी, सुना है ना? नसबंदी क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल में होती है, मेल की वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, और ट्यूबेक्टॉमी किस में होती है? फीमेल में होती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। वो इरिवर्सिबल है। ये तो बहुत बार आता है नीट में क्वेश्चन, फिर से सुन लो। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में, वेसेक्टॉमी मेल में, और ये दोनों इरिवर्सिबल है। वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है। क्यों है इरिवर्सिबल? क्योंकि आपने वास डिफरेंस को कट कर दिया, मतलब वेसेक्टॉमी कर दी, तो वो डक्ट दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाती। आपने ट्यूबेक्टॉमी करी, मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, तो वो दोबारा कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी, और जब तक वो दोबारा कनेक्ट नहीं होगी, स्पर्म ओवम दोनों का फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंचेंगे नहीं, तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। आई होप आपको ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, आगे बात करें। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये तो हमने क्या समझा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने समझा कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? प्रेगनेंसी से बचाने वाली डिवाइस या फिर टेक्निक। बस ध्यान रहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्टेड ना हो, 2 ही बातें बतानी है। थर्ड, मैंने आपको क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको बोलेंगे, कौन कौन से फीचर होने चाहिए? तो आपने बताया 4, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या बताया कि वो उसमें साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, एंड लास्ट कंप्लीटली क्योर करे प्रेगनेंसी होने से, कंप्लीटली इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें हम ओरल पिल्स पढ़ते हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब इनको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, भी बताऊं होगा क्या है, बताऊंगा अभी। इम्प्लांट्स, इनको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिएगा, अभी क्लियर करूंगा क्या होता है। और लास्ट पढ़ाऊंगा सर्जिकल मेथड। इसके अलावा भी कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये वो हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, सारे इन डिटेल पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में हम कोई डिवाइस बाहर से इस्तेमाल नहीं करते। जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हम कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते। हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे जिनके बिहाफ पर हम नेचुरली प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं। चलो पहले मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। नेचुरल मेथड में कई सारे मेथड हैं, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ। एक होता है, इसका टाइप है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ठीक। एक होता है क्वाइटस इंटरप्टस, देखिए क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक। एक होता है लैक्टेशन एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया, ठीक। ये तीन आपको पढ़ने हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशन एमेनोरिया। क्या होते हैं ये तीनों? ये तीनों नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये एक मंथली साइकिल होती है बच्चों। कैसी साइकिल होती है? मंथली साइकिल होती है। 28 डेज की, टोटल कितने दिन की होती है? 28 डेज की। फर्स्ट डे से 28th डे तक चलती है, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कहा जाता है कि कपल शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं लिखता हूं 10th डे से 17th डे के बीच में, इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे पीरियड में मेल और फीमेल जो हैं ह्यूमन, इन दोनों को आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। अब बात आती है ऐसा क्यों, इस समय पर ही क्यों? क्योंकि इसी समय में एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज कर सकते हैं। इसी पीरियड में एक टाइम ऐसा होता है जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज कर सकते हैं। वो 24 आवर्स का टाइम होता है, अप्रॉक्स बोल रहा हूं ये मैं, लगभग 24 आवर्स का टाइम होता है। अगर उस 24 आवर्स के टाइम पर स्पर्म और ओवम एक दूसरे के पास आ गए तो वो फ्यूज हो जाएंगे, और अगर फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन गया मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कपल शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो इस बात का ख्याल रख ले कि 10 से 17 के बीच में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, इससे पहले करें, इसके बाद करें, तो प्रेगनेंसी को होने से रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस समझते हो? क्वाइटस का मतलब होता है कॉपुलेशन, या आप बोलो सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसी को हम क्वाइटस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेल अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट कराता है। फिर से सुनिए, क्वाइटस को सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं या सेक्स कहते हैं। इसको हम टेक्निकली कॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉपुलेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना में एंटर कराता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज ये पेनिस है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। सपोज ये पेनिस है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है, उस यूरेथ्रा से सीमन बाहर आता है। टर्म्स बता रहा हूं दो, ध्यान से सुनिए। सपोज ये पेनिस है, पेनिस में यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा से सीमन बाहर आएगा, और सीमन के बाहर आने को बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सीमन के बाहर आने को बोलते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। और क्या होगा? वो पेनिस से बाहर निकलेगा
और पेनिस कहाँ है? वेजाइना में। तो वेजाइना में सीमेन एंटर कर जाएगा, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। बात को बहुत ध्यान से समझना है, क्या कहना चाह रहा हूं। मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, पेनिस वेजाइना के अंदर है, पेनिस से सीमन बाहर निकलेगा, प्रोसेस का नाम इजेकुलेशन। फिर वो सीमन पेनिस के यूरेथ्रा से बाहर निकलते ही कहां एंटर कर जाएगा? वेजाइना में। और जैसे ही वो वेजाइना में जाएगा तो हो जाएगा इंसेमिनेशन। देखो आंसर नाम में ही छुपा है। इन मतलब इनसाइड, सेमिनेशन मतलब सीमन का, सीमन का अंदर आना। किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। अब देखो ये दो टर्म का मतलब समझा क्या? देखो वो जो कपल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, वो जो कपल है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब क्वाइटस कर रहा है। आपने उसमें इंटरप्शन ला दिया, आपने उसको रोक लिया। कैसे रोका? मेल के पेनिस से जैसे स्पर्म निकलने वाला था, मतलब इजेकुलेशन होने ही वाला था, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन मेल अगर अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, फिर से सुनो, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन मेल शुड विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, मेल को अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इजेकुलेशन तो होगा, लेकिन वो जो इजेकुलेट निकल रहा है, इजेकुलेट मतलब जो सीमन निकल रहा है, वो फीमेल की वेजाइना में नहीं जाएगा। मतलब समझ में आया? आपने इजेकुलेशन तो किया लेकिन फीमेल की बॉडी से बाहर किया, इंसेमिनेशन को रोक दिया। तो ऐसा करके भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये नेचुरल मेथड बता रहा हूं मैं आपको। क्या किया? सेक्सुअल इंटरकोर्स को आपने इंटरप्ट कर दिया। सेक्सुअल इंटरकोर्स बोले तो क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया। इसको हम एक और भी नाम बोलते हैं, विथड्रॉल मेथड। आपने विथड्रॉल कर दिया, पेनिस को विथड्रॉल कर लिया फ्रॉम द वेजाइना just before ejaculation to prevent from insemination. Whenever we prevent insemination, semen cannot reach into the vagina and sperm cannot reach to the in contact with ovum. They cannot fuse together and cannot form zygote, no pregnancy at all. Clear? फिर से एक बार देख लें। क्या करा आपने? इजेकुलेशन को रोक लिया। कैसे रोका? पेनिस को इजेकुलेशन से पहले ही वेजाइना से बाहर निकाल लिया। जैसे ही ये आपने इजेकुलेशन से पहले पेनिस को बाहर निकाला तो क्या रोक लिया? इंसेमिनेशन रोक लिया। जब इंसेमिनेशन रोक लिया तो सीमन फीमेल की बॉडी में गया ही नहीं। जब सीमेन नहीं गया तो सीमन के अंदर होते हैं स्पर्म, वो स्पर्म भी नहीं पहुंचेंगे, और जब तक फीमेल की बॉडी में स्पर्म आएगा ही नहीं तो ओवम से फ्यूज करेगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया। पहला मेथड था 10 से 17 के बीच में अगर वो इंटरकोर्स ना करे तो प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं। दूसरा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें लेकिन बिफोर इजैकुलेशन पेनिस रिमूव कर लें तो भी प्रेगनेंसी से रोक सकते हैं। और लास्ट है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये समझिए, एमेनोरिया से मतलब समझिए, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, उसे मंथली साइकिल कहते हैं। उस साइकिल में होता क्या है? जो 28 डेज की साइकिल होती है उस साइकिल में जानते हो क्या होता है बच्चों? उस साइकिल में जो 28 डेज की साइकिल है उसमें ओवम फॉर्म होता है। ठीक है, और उसी साइकिल में एक पीरियड आता है, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज। उसी में ब्लीडिंग होती है, उसी में ओवम डेवलप होता है। ठीक है, ये सारे काम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। ठीक, अब क्या है? लैक्टेशन का मतलब है फीमेल की मेमरी ग्लैंड से मिल्क का बनना और रिलीज होना। जो फीमेल में ब्रेस्ट होते हैं उसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, फीमेल के ब्रेस्ट को मेमरी ग्लैंड कहते हैं। तो वो जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल की, उसमें मिल्क बनना और वहाँ से रिलीज होना कहलाता है लैक्टेशन। ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है, लेकिन होता कब है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एक मदर है, उसके बेबी हो गया, मतलब चाइल्ड बर्थ हो गई, उसके बाद ये लैक्टेशन का प्रोसेस होगा हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, और वो अपने बच्चे को मिल्क पिलाएगी। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाती रहे तो लैक्टेशन पीरियड चलता रहेगा, और ये लैक्टेशन पीरियड लगभग 6 मंथ का होता है। ठीक है, लगभग 6 मंथ का है, जो कि आपको प्रेगनेंसी से बचा सकता है। अब समझो, एक फीमेल है जिसके अभी अभी बेबी हुआ है, उसमें लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब उसमें मिल्क बन रहा है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। एक बात ध्यान रहे, मदर की मेमरी ग्लैंड मिल्क तब तक ही बनेगा जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी।
अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है तो उस केस में उसका लैक्टेशन पीरियड भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बेबी मिल्क को सक करता है तो पुराना वाला मिल्क जो स्टोर है वो खत्म हो जाता है, तब हार्मोन नया मिल्क बनाती है। नहीं आया समझे? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, बेबी मिल्क को सक कर लेगा, जब वो पुराना वाला मिल्क खत्म हो जाएगा तब नया मिल्क बनाएगी मेमोरी ग्लैंड। और अगर पुराना वाला खत्म ही नहीं होगा तो हार्मोन वो काम करेगा ही नहीं, ब्रेन को सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो नया मिल्क नहीं बनेगा। सुनो, अगर माँ अपने बच्चे को लगातार फीडिंग कराती रहे मिल्क की तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर भी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये मेथड 6 मंथ तक ही वैलिड है, उसके बाद इफेक्टिव नहीं होता। अब आपसे पूछें, क्या ये तीनों सेफ मेथड है? क्या ये तीनों नेचुरल मेथड जो है सेफ है? क्या ये 100% प्रेगनेंसी बचा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन सब में रिस्क होता है, 100% सेफ नहीं होते। इन तीनों में सबसे इफेक्टिव ये है। इन तीनों में सबसे इफेक्टिव कौन सा है? लैक्टेशन एमोनेरिया। ठीक है, बाकी काफ़ी लेस इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप आपको नेचुरल मेथड भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बैरियर मेथड है। बैरियर समझते हो? पुलिस बैरिकेटिंग लगा देती है। आजकल कोरोना का टाइम है, कितने बैरियर लग रहे हैं, तो जो बैरियर लगा रही है वो क्या है? रोक रही है। ये कौन से बैरियर है? इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्डम्स। मेल का कॉन्डम, फीमेल का कॉन्डम। फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो फीमेल की बॉडी में स्पर्म को जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बैरियर्स, कॉन्डम्स आर द बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन इनटू द फीमेल बॉडी और वेजाइना। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। केमिकल मेथड समझिए, देयर आर सेवरल केमिकल्स नोन एज स्पर्मिसाइडल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम स्पर्मिसाइडल केमिकल के नाम से जानते हैं, मतलब स्पर्म को किल करने वाले केमिकल। इनका इस्तेमाल करके अगर मान लो फीमेल ने इनका इस्तेमाल कर रखा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फीमेल एक बैरियर मेथड का इस्तेमाल करती है, उसे बोलते हैं वॉल्ट। क्या बोलते हैं? वॉल्ट। फीमेल उस वॉल्ट को वेजाइना से अंदर की तरफ ले जाती है, सर्विक्स वाले एरिया में। यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं सर्विक्स, और वहीं से अराइज होती है वेजाइना। तो ध्यान से देखो, यूट्रस के सर्विक्स वाली जगह पर फीमेल लगा लेती है वॉल्ट, वो रबर का बना होता है, और उसी वॉल्ट में लगा लेती है स्पर्मिसाइडल केमिकल। और ये जो स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है, जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी सीमन अंदर आएगा, वो केमिकल स्पर्म को किल कर देगा। तो बेटा ना बचेगा स्पर्म, ना होगी प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट देखो, आयु सीरीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नाम में देखो, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी से रोकने वाली। क्या लगा रहे हैं? डिवाइस। यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए छोटी सी डिवाइस लगाई जाती है। एग्जाम्पल बता दूं, कॉपर टी, आपने नाम सुना होगा। तो वो तो बच्चों, वो जो कॉपर टी है वो एक आयु सीरीज है। वो किससे प्रिवेंट करेगी? तो आप बताओगे, वो प्रिवेंट करेगी प्रेगनेंसी होने से, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन कराएगी। ओरल पिल्स, ये तो सभी लोग जानते हैं। ओरल पिल्स सुनिए, आपने सुना होगा कुछ माला डी सुना हुआ, एक नाम माला डी होती है, सहेली होती है। अरे एक तो नाम सुना ही होगा ओरल पिल्स का, उसे हम इमरजेंसी पिल कहते हैं। टी में ऐड आता है आई पिल, अनवांटेड 72 और आई पिल, ये इमरजेंसी पिल होती है, वो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आती है। और सहेली और माला डी, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। ये पिल्स करती क्या है? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं। फिर क्या? इंजेक्टेबल्स, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। जनरली प्रोजेस्टेरॉन के, उसके अलावा भी बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बने हुए ये कुछ इंजेक्शन होते हैं जो आपको लगा देंगे तो कुछ महीनों तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। 3 महीने, 5 महीने, अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं डोज के हिसाब से। एक बार इंजेक्शन लगा दिए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन कोई भी मेथड विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर के बिना परमिशन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको इनमें से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉन्डम्स इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी कोई भी चीज़ आपको हार्म कर सकती है। खास करके इंजेक्टेबल देख लो। इम्प्लांट, ये कुछ डिवाइस होती हैं, वो फीमेल की आर्म्स के अंदर इंसर्ट कर दी जाती हैं, इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये भी कॉन्ट्रासेप्शन से बचाती हैं। और अभी मैंने आपको टीवेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी बताया था, वो सर्जिकल मेथड है।
वो क्या है, सर्जिकल मेथड। इनको टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मेथड, क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हमने बहुत सारे मेथड देखे, कॉन्ट्रासेप्शन समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।